ये प्रवचन मैं हर वीडियो से पहले डालता हूँ। तो अगर तो ये पहले सुन चुके हो तो सीधा सीधा एक्सरसाइज पे पहुंच जाओ, नहीं तो बेटा जी सिर्फ 2 मिनट। अगर 2 मिनट दोगे ना तो मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आप जितना टाइम दे रहे हो इस वीडियो में ना, 10 गुना ज्यादा आपको वहां पर ये वर्थ देकर जाएगा। एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ बेटा। इसे ना वन शॉट वीडियो की तरह देखो ही मत, इसको वन शॉट क्लास की तरह लो। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर इसको देखना ही है, तुम क्लिक करके आए हो, देखो एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है ना बच्चे, तुम एक एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, तो तुम कुछ सीखना चाहते हो। अगर कुछ सीखना चाहते हो ना तो उसके लिए सही वे क्या है बच्चे, कि आप हमेशा एक कॉपी और पेन लो। जब कभी भी सामने स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको करने की कोशिश करो। और नहीं आता या आपको मेथड मैंने समझाना है पहले, तो आप आराम से बैठकर जब समझोगे तो नोट्स भी साथ में बनाओ। तब जाकर आपको ये क्लास जो है वो अपनी पूरी वर्थ दे पाएगी। तो बस बेटा जी इतनी सी बात कहनी थी आपसे। अब शुरू करते हैं मेन क्लास को। हम जो ये करेंगे ना वो पूरी इंट्रोडक्शन पूरी डिटेल में करने वाले हैं। हम यहाँ पर कोई क्विक रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ये वाला चैप्टर एक बार भी नहीं किया हुआ ना, तो इस ट्यूटोरियल के बाद 100% हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरुआत है यहाँ पर रियल नंबर से। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जितने भी नंबर्स आप जानते हो ना, जितने भी जानते हो, वो भले ही वो 2.5 हो, भले ही वो 5000 हो, भले ही वो 11/7 हो, भले ही वो √2 हो, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। नाइन्थ क्लास की अगर बात करें तो रियल नंबर्स अभी तक की आपकी सबसे बड़ी कलेक्शन है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो आपको बताया जाता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। छोटी क्लासेस में आपको वो 1 2 3 4 जो है वो करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको बताया जाता है कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो वो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे के सारे जो हैं इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं उनके बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स का सीधा सीधा सा मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो पूरे पूरे नहीं हैं। -1 के बाद सीधा -2 आता है, ये तो आपको छोटी क्लासेस में बता दिया जाता है। लेकिन फिर आपको धीरे धीरे बताया जाता है कि नहीं, उनके बीच में भी नंबर होते हैं। हमारे पास डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। तो वो सभी नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर सीधी सी कहानी है, हमारे पास जीरो के राइट में जो है वो पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट में जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स के साथ में अगर आपने जीरो जो है उसको जोड़ दिया, लेकिन यहां हम बात करेंगे सिर्फ इंटीजर्स की। पॉजिटिव नंबर्स अगर हमने बोला तो पॉजिटिव नंबर्स के अंदर हमारे पास डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शन सब आ जाते हैं। होल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स की एक कैटेगरी है। और इंटीजर्स की कौन सी कैटेगरी है? जीरो और जीरो के राइट में जितने भी नंबर्स हैं सारे, लेकिन इंटीजर्स ध्यान रखोगे, ठीक है जी। अगर मान लो हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वो होल नंबर से भी छोटी कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं जैसे जैसे इंटीजर्स। ठीक है जी। हमेशा ध्यान रखो, एक छोटी कैटेगरी अपने से बड़ी कैटेगरी होती है, लेकिन एक बड़ी कैटेगरी कभी भी अपने से छोटी कैटेगरी नहीं होती। मतलब अगर किसी ने बोला कि क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए नो। क्यों नहीं होते? क्योंकि जीरो जो है इट इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर मान लो कोई बोले कि इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो फिर आपका जवाब जो है वो होना चाहिए नो। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो हैं हमारे पास वो होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए, कोई बोले क्या होल नंबर जो हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, होते हैं। क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? हाँ होते हैं। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है, छोटी कैटेगरी अगर आप लोगे तो वो अपने से बड़ी कैटेगरी का नाम ले सकती है। ठीक है जी। अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको जरा हटा दिया जाए और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इररेशनल और रैशनल नंबर्स। ये रैशनल और इररेशनल नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स की दो कैटेगरीज होती हैं। इन कैटेगरीज को हम सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो P/Q फॉर्म के अंदर अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है और उसको आप अपॉन में लिख सकते हो। जैसे हमारे पास अगर सिंपल कोई बोले कि हाँ 11/7, तो दो हमारे पास इंटीजर्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम 1/अनदर रखें, तो हमारे पास वो वाला नंबर आ जाए। अगर मान लो हमने वहां पर 2/3 रखा, तो हमारे पास ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि 5 को लिखकर दिखाओ, तो ठीक है 5/1 हमने लिखा, दोनों इंटीजर्स हैं और हम इसको आराम से लिख सकते हैं। अब अगर मान लो किसी ने बोला √2, तो इसे हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब कोई से भी दो इंटीजर्स हमारे पास ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम P/Q इस तरह से लिखें और हमारे पास √2 वैल्यू जो है वो आ जाए।
तो ये तो हमारे पास हो गई डेफिनेशन, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से इसको याद करना जो है वो गलत हो जाएगा। आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे अगर मान लो अंडर रूट की भी हम बात करते हैं ना, तो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आपको रैशनल नंबर देते हैं। अगर मान लो आपने यहाँ पर लिया 9, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो होती है 3। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू ली 4, तो अंडर रूट 4 जो है वो होता है 2। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के हम अंडर रूट कहें, अगर हम कहें कि यहाँ पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर आपने अंडर रूट में लिया तो वो आपको एक इररेशनल नंबर देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन का। ध्यान रखो, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको कभी भी मिलती है तो सीधा सीधा सा मतलब है कि वो एक रैशनल नंबर है। टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होती क्या है? टर्मिनल या टर्मिनेटिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन है जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए। मतलब आपके पास 2.5 ये खत्म हो गया ना, अगर मान लो हम कहें वहां पर 3.67 ये खत्म हो गया, अगर हम बोलें 4.78 खत्म हो गया। अगर मान लो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रही है तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि जो खत्म ना हो। जैसे अगर मान लो मैं कहता हूँ 3.3333 और मैंने यहाँ पर डॉट 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 लगा दी, तो इसका मतलब है ये खत्म नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो अभी के लिए हम बात क्या कर रहे हैं? अभी के लिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ टर्मिनेटिंग की। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो रैशनल नंबर है। डन। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग की जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, वो दो तरह की होती है। अब वो जो दो तरह हैं वो कौन कौन सी होती हैं? उनमें एक होती है हमारे पास रिकरिंग, एक होती है नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप देखोगे वो हमारे पास हो सकता है कि रैशनल वो हो सकता है हमारे पास इररेशनल हो। दोनों के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होता है कि अगर मान लो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप को रिपीट कर रही है तो वो एक रैशनल नंबर है। अगर वो रिपीट नहीं कर रही है तो वो एक इररेशनल नंबर है। एग्जाम्पल, अगर मान लो जैसे मैंने अभी अभी लिया था 3.333, ये इस तरह से चल रहा है तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर मान लो मैं कहता हूँ 0.171717 और डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं यहां पर एक नंबर लिखूं 1.23233 तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जहां पर ये नंबर जो है वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। लग रहा है, देखने में लगता है कि हाँ यहाँ पर 2 और 3 आ रहे हैं बार बार, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक कोई सा भी ब्लॉक उठाओ, यहाँ पर मान लो हमने ये 23 जो है ये एक ब्लॉक लिया, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास 23 है इसके बाद आप देखोगे कि आपका 23 इससे नेक्स्ट नहीं आया, देख रहे हो 32 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये मतलब एक तरह से जो रिकरिंग ऑर्डर है ना वो खत्म हो गया। तो रिकरिंग ऑर्डर कहीं नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये 33 है, ठीक है, ये भी हमारे पास 33 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है। तो कहीं पर भी आप देख लो, ना तो 2 नंबर्स, ना 3 नंबर्स, ना 4 नंबर, कहीं पर भी ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसा पैटर्न कोई भी दिया जाए, मान लो मैं लेता हूं यहाँ पर 11 7 6 8 7 6 8 8 7 6 8 8 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। अब क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है तो ये इररेशनल नंबर होगा। तो ये जो है ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे पास जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसकी। और अब जो है वो हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। इसको हटा दिया जाए और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर जो है वो होगा यस। और हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं? जीरो जो है उसको लिखा जा सकता है 0 अपॉन n, वेयर n इज एनी इंटीजर। कोई भी इंटीजर अगर आपने ले लिया और 0 अपॉन n फॉर्म है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको अलग से समझा देता हूं, 0 अपॉन 7 लिया तो 0 ही रहेगा, 0 अपॉन 5 0 ही रहेगा, 0 अपॉन -2 0 ही रहेगा। तो आप कोई भी इंटीजर अगर ले लोगे, वो इंटीजर अगर 0 के अपॉन में जाएगा तो आपको रिजल्टेंट 0 ही मिलेगा। डन जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर को समझने के लिए
आपको नंबर लाइन जो है उसको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। नंबर लाइन हम सब कहते हैं कि हाँ यार बहुत ईज़ी सा कॉन्सेप्ट है, हमें तो आती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मान लो ये 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है। डन। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो 3 और 4 हमने लिए हैं, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ लेबलिंग कर देता हूँ। ये हमारा 0 है यहाँ पर, उसके बाद हमें जो मतलब है वो सिर्फ 3 और 4 से है। तो अब इस 3 और 4 के बीच में अगर आपने जाना है तो आपके पास एक सबसे इजी तरीका क्या होता है, डेसिमल्स। आपको ये पता है कि जो 3 होता है वो हमारे पास 3.0 भी हम लिख सकते हैं, हम चाहें इसको तो 3.00 भी लिख सकते हैं। अगर मान लो 4 है तो उसको हम 4.0 भी लिख सकते हैं और 4.00 भी लिख सकते हैं। तो आपको जितने भी नंबर चाहिए ना, इनफाइनाइट नंबर आपको मिल सकते हैं 3 और 4 के बीच में। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, अगर वो टर्मिनेटिंग है मतलब वो खत्म हो जाते हैं तो वो रैशनल होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर इस 3.0 और 4.0 के बीच में सोचें तो हमें यहाँ पर आराम से बहुत सारे नंबर ऐसे मिल जाएंगे, 3.1, 3.2, 3.3। और अगर हम इसके नीचे चलते जाएं ऐसे ही तो 3.9। हमारे पास 9 नंबर हमारे को सीधे सीधे रैशनल मिल गए। अगर हम यहाँ पर उससे ज़्यादा चाहते हैं तो हम यहाँ पर दो डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो सोचेंगे। 3.00 और 4.00 के बीच में अगर आप देखोगे तो आपके पास 3.01, 3.02 और इसी तरीके से आपके पास 99 नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो 3.99 तक। और सिर्फ यही नहीं है बच्चे, हमारे पास जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूँ इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डन। तो डेसिमल जो है वो आपको मैंने एक वे बताया। अब आपको एक दूसरा वे बताता हूँ। दूसरा वे क्या होता है उसको समझने के लिए जो है वो हम पहले फिर दोबारा से एक नंबर लाइन जो है वो बना लेते हैं। अब नंबर लाइन के अंदर जो है वो हम ऐसा करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट इसमें 3/5 है और दूसरा जो है वो हमारा 4/5 है। अब ये जो हमारे पास दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर के बीच में, बीच में का मतलब एग्जैक्ट बीच में अगर हमने आना हो तो हमारे पास एक मिड पॉइंट मेथड होता है। वो मेथड कैसे काम करता है वो अभी 2 मिनट के अंदर अंदर आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर जो है वो हम सिर्फ नंबर लाइन पे समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास 3/5 और 4/5 के हम बीच में जा रहे हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, ये हम बीच में आ गए। अब जो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया है ना, इस पॉइंट को हम यहाँ पर 4/5 के साथ लेंगे और अब इनके बीच में चले जाएंगे। हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लेंगे। हम यहाँ पर जो हमने पहले लिया था, जो भी हमारा मिड पॉइंट यहाँ पर था, उसके साथ में अगर ये ले लें तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। हम अगर ये और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं तो हम दोबारा से यहीं पहुँच जाएंगे। अगर हम यहाँ पर ये और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं तो इनका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। मतलब कुल मिला के रैंडमली आप कोई से भी दो नंबर लोगे ना तो हमेशा इन दोनों नंबरों के बीच में ही रहोगे, मतलब 3/5 और 4/5। लेकिन बात यह है कि हम बीच में जाएं कैसे। तो नंबर लाइन से तो आपको समझा दिया, अब मेन मेथड जो है वो समझते हैं। यहाँ पर मेन मेथड में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर R1 R2 हम रैशनल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं here R1 is equal to 3/5 प्लस 4/5/2। ये क्या है? ये आपका फॉर्मूला है हमेशा मिड पॉइंट पे पहुंचने का। आपको एक नंबर अगर A दिया होता है, एक नंबर अगर आपको B दिया होता है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, आप उसके बीच में पहुंच जाओगे। कोशिश करके देखो, अगर 6 है और साथ में 8 है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं कितना आता है, 14। 14 को 2 से डिवाइड करके देखो, कहाँ पहुंचोगे, 7 पे पहुंच जाओगे। तो आप 6 और 8 के बीच में पहुंच गए ना। ऐसे ही हमेशा हमें करना होता है, हमेशा दो नंबरों को जोड़ो, उनको जो भी सम आता है 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर हमारे को मिल गया 7/5/2, मतलब आपको यहाँ पर मिल जाएगा 7/10। ये आपका R1 हो गया, मतलब एक रैशनल नंबर। अगर मैं R2 यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो मैं कोई भी एक नंबर लूंगा, 3/5 या 4/5, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में 7/10 जो है वो ले लूंगा। ये ले लिया, डिवाइड करूंगा 2 से। एलसीएम जो है वो क्लियरली मेरे पास यहाँ पर 10 आ रहा है, इसमें 6 + 7 आ जाएगा, डिवाइड करूंगा 2 से, मुझे यहाँ पर 13/20 मिल जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से R3 निकालना चाहूंगा तो कोई सा भी एक नंबर लेता हूं, मान लो मैंने 3/5 ही रखना है, साथ में मैंने लिया यहाँ पर 13/20, डिवाइड किया 2 से,
तो यहाँ पर मुझे 20 और ऊपर जो है वो मुझे 12 प्लस 13, नीचे 2 मिल जाएगा। अगर हम ऊपर देखें तो 25 मिल गया, नीचे हमारे पास 40 आ गया। 5 से इसको कैंसिल करके 5/8 जो है वो लिखा जा सकता है। अगर इसी तरीके से R4 मैं निकालना चाहूँगा, मैं अभी भी 3/5 ही लेता हूँ, साथ में 5/8 ले लेता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने यही नंबर सिलेक्ट करने। आप कोई भी दो नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके पास आ रहे हैं, जो भी आप पहले यूज कर चुके हो। यहाँ पर 3/5, यहाँ 4/5, कोई सा भी नंबर लो, किसी भी नंबर के साथ में उसको ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, आप हमेशा उसके बीच में ही रहोगे। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के। 24 यहाँ पर आपके पास है 25, सिंपल एलसीएम लिया मैंने, और हम देखेंगे हमारे पास आ गया 49/80। इसी तरीके से मैं R5 जो है वो निकालता हूँ। इस बार जो है मैं 4/5 ले लेता हूँ और 7/10 ले लेता हूँ, डिवाइड करता हूँ 2 से, 10 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 8 प्लस 7/2 आ गया। अगर मान लो हम यहाँ पर जो है इसको ऐड करें तो हमारे पास ऊपर 15 है, नीचे हमारे पास यहाँ पर 20 है। 5 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3/4 आ जाता है। हमें आंसर्स जो हैं वो हमेशा प्रॉपरली लिख कर देने चाहिए। प्रॉपरली लिख कर देने का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर जो भी R1, R2, R3 निकाल रहे हैं वो ओके है, लेकिन जब आप आंसर दोगे तो यहाँ पर लिखोगे हेंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। इस तरह से आप लिखोगे तो एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस तो होगा ही होगा, साथ में उसके पास नंबर्स काटने का कहीं कोई स्कोप नहीं बचेगा। क्योंकि जब आप आंसर स्टेटमेंट देते हो तो आंसर स्टेटमेंट के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचता जहां पर आधा नंबर भी काटा जा सके। तो ये हमारे पास इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगर मान लो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और क्लियर है कि हमारे पास नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि छोटी कैटेगरी सारी बड़ी कैटेगरी होती हैं। नेचुरल नंबर एक छोटी कैटेगरी है, उससे बड़ी कैटेगरी होती है होल नंबर। तो हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा ही होगा। हमें यहाँ पर बताना कैसे है? हम यहाँ पर बताएंगे वी नो दैट होल नंबर्स include all the natural numbers with integer 0। मतलब जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स मिलकर वहां पर होल नंबर कैटेगरी बनाते हैं। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें वो कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्लियरली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर जो है वो हमारी एक बड़ी कैटेगरी है। तो यहां पर हम बताएंगे कि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास जो है कोई सा भी एक नंबर आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो। यहां पर हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल -2 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। क्यों नहीं है होल नंबर ये? क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो जीरो और जीरो के बाद वाले नंबर होते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाले। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर से गलत बात हो गई, रैशनल नंबर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, होल नंबर बहुत छोटी कैटेगरी है अगर हम उसे कंपेयर करें रैशनल नंबर के साथ में। तो यहां पर हम यही चीज बताएंगे। रैशनल नंबर जो हैं वो हमारे पास क्या होता है, यहां पर ये ट्रू और फॉल्स बोल रहा है, तो हम यहां पर नो की जगह फॉल्स जो है वो लिख सकते हैं। तो आप फॉल्स लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या देंगे वो बात करते हैं। यहां पर हम एक्सप्लेनेशन देंगे रैशनल नंबर्स include all the fractional numbers along with integers, but whole number is a category of
इंटीजर्स ओनली, सिर्फ उसके अंदर जो है वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ये आपको मैंने एक तरीका बताया है, जनरल वे। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर कोई एक एग्जांपल देकर बता सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि 2.5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देकर बताना चाहें ओके है। अगर पूरी एक जनरल स्टेटमेंट देकर बताना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। और इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पहली एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गई है। अब बढ़ते हैं जरा हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकंड एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जस्ट एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना है। वो क्या है? रिप्रेजेंटिंग इररेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है और हमें कहा जाए कि हम यहाँ पर कोई एक इररेशनल नंबर, जैसे हमारे पास √2 है या √3 है, इसको रिप्रेजेंट करें, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पर जो भी नंबर है, अगर मान लो हम √2 की बात करते हैं तो मेन नंबर आपका यहाँ पर 2 हो गया। आपको सबसे पहले 2 को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा स्क्वायर्स के सम की फॉर्म में। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमें 2 देता है। तो हमें यहाँ पर दो नंबर मिल गए 1 और 1। अब बात यह है कि ये जो हमारे को दो नंबर मिल गए, इनका हम क्या करें? जब आप नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन जो होगी उसके अंदर कोई ना कोई यूनिट तो आप लेंगे। मान लीजिए आपने जो है वो 0 से लेकर 1 तक यहां पर 1 सेंटीमीटर लिया या आपने 1 इंच लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी यूनिट ली है हमेशा उसी यूनिट के हिसाब से वहां पर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होता है सिंपल इंक्रीज करना, ठीक है। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि कैसे। हमने सबसे पहले 0 से शुरू होना है और एक नंबर, जैसे कि हमारे को यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो कोई भी एक नंबर लेना है और हमने वहां पर राइट हैंड साइड चलना शुरू कर देना है। तो हम यहां पर पहुंच गए। अब जब हम 1 पे पहुंच गए तब हमने यहां पर दूसरा नंबर जो है उस पर ध्यान देना है। दूसरा नंबर भी हमारा 1 है, तो दूसरा नंबर जितना भी है उतनी यूनिट हमने जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अब यूनिट का क्या मतलब है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एक यूनिट रहेगी। ये मतलब 0 से लेकर 1 तक या फिर 2 से लेकर 3 तक या फिर वहां पर 5 से लेकर 6 तक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर लाइन में हर दो नंबर्स को हम बराबर बराबर लेते हैं। तो अब हम यहां पर जो है वो वर्टिकली ऊपर तो पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। ये जो हमारे पास आया है ये ही हमारे पास √2 देगा। कैसे देगा? ये अगर मान लो पॉइंट हम जोड़ देते हैं यहां से यहां, तो ये जो पॉइंट हमारे को मिलेगा ये पॉइंट यहां पर एक लेंथ देगा √2 की। लेकिन बात ये है हमें कहां लेकर आना है? हमें तो ये नंबर लाइन के ऊपर लेकर आना है। तो हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं कि यहां पर हमें कंपास जो है वो यूज करते हैं। कंपास का जो मेटेलिक टिप है उसको हम 0 पे रखेंगे और जो भी हमारे पास वहां पर पेंसिल टिप होगा उस पेंसिल टिप को हम रखेंगे जो भी टॉप पॉइंट है उस पर। ये जो है ये हमारे पास एक रफ डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूं कि ये हमारी कंपास किस तरह से काम कर रही है। इसे समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। अब आपने ये कंपास इस तरह से रखकर इसको घुमा देना है। जब आप इसको इस तरह से घुमाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे पहुंच जाएंगे और ये जहां पर आप पहुंच गए हैं ये आपका जो पॉइंट होगा यही वाला पॉइंट आपका यहाँ पर √2 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं √3 की। तो मैं ये जो है इसको क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास √3 के लिए जो हमने स्टेप्स फॉलो किए थे 2 के लिए बिल्कुल वैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज क्या थी? हमने वहां पर 2 को रिप्रेजेंट किया था 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में। तो अब जो है वो 3 को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 जो है वो हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। ये जो हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया है इसमें हमारे पास अब 3 नंबर हैं। अब इन 3 नंबर्स का हमने क्या करना है? ये जो हमारे पास 3 नंबर होंगे, अब ये 3 नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जो भी 0 है वहां से 1 तक जाएंगे। जब आप 0 से 1 चले जाएंगे एक आपके पास नंबर जो है उसका काम आपके पास खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर जो है उसको हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो भी 1 है तो हम 1 ऊपर चले गए। अब हमारे पास एक इस तरह से लाइन जो है वो आ गई। ये √2 के लिए है, ये हम जानते हैं। लेकिन अभी हमारा तीसरा नंबर जो है वो बचा है। अब इस तीसरे नंबर का क्या करना है? आप यहां पर जो भी हमारे पास पॉइंट ऊपर है यहां से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और वो भी 1 यूनिट का ही होगा। 1 यूनिट में जब भी बोलूंगा तो 1 यूनिट का मतलब होगा वो इतनी लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया यहां पर।
ये जो हमारे पास नया पॉइंट आ गया है, यही पॉइंट हमारे को वहां पर √3 देगा। कैसे देगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे को √2 मिला था। अब हमें क्या करना है, जस्ट यहां से जो भी हमारा नया पॉइंट है उसको मिला देना है। जो कंपास है उसको यूज करना है कैसे, जो भी हमारे पास मेटल टिप है उसको रखना है 0 पर, और जो भी हमारे पास यहाँ पर पेंसिल टिप है उसको रखना है जो भी हमारा टॉप पॉइंट आया है उस पर। और जब आप इसको घुमाएंगे इस तरह से, तो एनसर्कल करने पर हमें नंबर लाइन पर एक पॉइंट मिलेगा। ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा √3। इस तरह से हम यहाँ पर √2 और √3 जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हमें हर जगह 1 1 1 1 ही लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपके पास नंबर जो है वो अलग अलग होते जाएंगे, आप काफी अलग अलग चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं। सिंपल, अगर मान लो कोई कहता है कि √8 जो है इसको आप रिप्रेजेंट करो, तो हम जानते हैं कि 8 जो है वो हमारे पास होता है 2² + 2²। अगर कोई कहता है कि √6 को रिप्रेजेंट करो, तो हमारे पास 6 जो होता है वो हमारे पास होता है 2² + 1² + 1²। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि वहां पर 2 स्क्वायर्स या 3 स्क्वायर्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर वहां पर हमारे पास जैसे 8 है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने एक यूनिट नहीं लेनी है, आपने यहाँ पर 2 यूनिट लेनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर जो आएंगे वो कौन कौन से हैं, 2 और 2। तो आपने 2 यूनिट जो है वो राइट जाना है, 2 यूनिट वहां पर ऊपर जाना है। फिर आपके पास जो नया नंबर आएगा यहाँ पर, उस नंबर को आपने नीचे लेकर आना है इस तरह से। ठीक है, अब इतना मुझे लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए काफी है। एक और हमारे पास एग्जांपल है √5 का, लेकिन वो हमारी एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है, तो उसे हम एक्सरसाइज के साथ में ही करते हैं। अब हम आ गए हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 पर। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रियल नंबर जो हैं वो हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं, एक रैशनल, एक इररेशनल। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमेशा छोटी कैटेगरी जो होती है वो बड़ी कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो क्योंकि रियल नंबर जो है वो रैशनल और इररेशनल दो तरह के होते हैं, तो इसका मतलब इररेशनल नंबर हमारे पास रियल नंबर ही हो गए। अब बात है कि इसको जस्टिफाई कैसे करें। सिंपल, हम यहां पर लिखेंगे रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड into two categories, रैशनल एंड इररेशनल। क्योंकि ये दो कैटेगरी जो है वो हमारे पास बन रही हैं, इसीलिए ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगी। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां पर m जो है वो एक नेचुरल नंबर है। m नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। लेकिन हम अगर देखें तो √1 और √2, इनकी अगर बात करें तो √2 जो है वो होता है 1.414, और √1 की बात करें तो वो होता है 1। लेकिन 1 से लेकर 1.414 की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो है ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है ये हम वहां पर बता देंगे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन √n and √n+1 where n is a natural number। मतलब कोई सा भी नेचुरल नंबर लो, मान लो हमने यहाँ पर जो है वो n की वैल्यू 2 ली, तो हमारे पास √2 आ जाएगा, और 2+1 जो है वो 3 आ जाएगा। अगर मान लो n की वैल्यू हमने 10 ली तो √10 आ जाएगा, और यहाँ पर √11 आ जाएगा। हमारे पास √10 और √11 के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास अंडर की फॉर्म में नहीं हुए। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। अगर हम फर्स्ट हमारी ये जो स्टेटमेंट है इसे देखें, तो यही यहां पर एक्सप्लेन कर रही है कि ये फॉल्स क्यों होगा। यहां पर थर्ड जो है इसके अंदर ये हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बड़ी कैटेगरी छोटी कैटेगरी नहीं होती। अब उसने बोला है कि एवरी रियल नंबर जो है वो इररेशनल नंबर है, जबकि रियल नंबर जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। तो यही चीज जो है वो आपने यहाँ पर चाहो तो दोबारा से रिपीट करके लिख दो। हम यहाँ पर लिखेंगे रियल नंबर्स कैन बी
रैशनल और इररेशनल। सिर्फ अगर हम इतना भी लिख देते हैं तो ये काफी है एक्सप्लेन करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो यहां पर जो है वो हमारा आंसर जो है वो नो है। और क्यों है नो? क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट में अगर कोई भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट और वो स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल कर देंगे और हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यही चीज उसने बोली है कि हम एक एग्जाम्पल देकर इसको समझाएं। तो कैसे समझाएंगे? √9 अगर हम लिख देते हैं तो ये जो है आ रैशनल नंबर। √9, √16, √25, √1, √4, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर लिया तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो एक रैशनल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं कि √5 जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम दोबारा से जो हमारी लाइन है वो ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर लाइन है ये हमने ले ली। अब हम 5 के बारे में सोचते हैं। 5 जो है इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 2 और एक 1। इनमें से एक नंबर जो है वो हमारे को लेफ्ट टू राइट जाने में हेल्प करेगा, दूसरा नंबर नीचे से ऊपर वर्टिकली। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर लाइन है जी इस पे हम 0 से 2 तक जाएंगे, ये चले गए। अब 2 से हम एक यूनिट ऊपर जाएंगे, ये हम एक यूनिट ऊपर गए। हम राइट में 2 यूनिट गए तो ये वाला नंबर यूज हो गया, और उसके बाद नीचे से ऊपर हम एक यूनिट गए तो ये वाला नंबर यूज हो गया। अगर आप चाहो तो एक नंबर राइट में जाकर 2 यूनिट जो है वो आप ऊपर जा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो हमारे को पॉइंट मिला है इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और अब ये जो हमारी लाइन होगी ये हमारी √5 होगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम नंबर लाइन पे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कंपास यूज करोगे। यहाँ पर जो भी तुम्हारी वहां पर मेटल टिप होगी वो लोगे, और जो पेंसिल टिप है उस पेंसिल टिप को आप इस वाले पॉइंट पर रखोगे, और जो भी आपकी कंपास है उसे जब आप इस तरह से एनसर्कल करोगे तो आपको पॉइंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा नंबर लाइन के ऊपर, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा √5। इस तरह से हम यहाँ पर √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो फिर चैंपियन शुरू करें हम हमारी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज जो है बच्चे, इसमें हमें जस्ट रियल नंबर्स जो हैं और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन इनके बारे में समझना है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिनको अलग से बताया जाए। अगर मान लो डिवीजन है तो ये बहुत ही छोटी क्लासेस में आप पहले से करते आ रहे हैं। तो हम सीधा सीधा चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। अब जैसे यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से वेदर व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो आपने पहले सॉल्व कर लेना है। 36/100 आप जानते हो, सिर्फ वहां पर डेसिमल में शिफ्ट आएगी, 0.36 दे देगा। 1 को 11 से डिवाइड करोगे और आप देखोगे आपके पास जो है वो 0.090909 इस तरह से आता ही जा रहा है। अगर आप वहां पर 4 1/8 जो है इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? अगर मान लो आप छोटी क्लासेस वाला भूल गए हो तो बता दूं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसमें 1 प्लस करोगे, और जो भी आएगा उसको 8 से डिवाइड करोगे। एक वे है। दूसरा वे, 1 को 8 से डिवाइड करोगे और 4 के बाद पॉइंट लगाकर वो लिख दोगे। ठीक है जी। 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ पार्ट में हमारे पास आएगा 0.23076923 ऐसे। अगर मान लो हम बात करें यहाँ पर 2/11 की तो 0.181818 इस तरह से आ जाएगा। 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को देगा 0.8225। ठीक है जी। तो बेसिक डिवीजन है, लेकिन इस बेसिक डिवीजन में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे को छोटी क्लासेस के अंदर नहीं बताई जाती, और हमें वो वाली चीजें जो है वो अच्छी तरह से समझनी होती हैं। वो क्या है? जैसे 1 और इसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पर जब डिवीजन शुरू होगी तो हमारे को सबसे पहले मिलेगा 0 पॉइंट, हमारे पास यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। उसके बाद फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पर फिर 0 आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर 9 लेंगे और यहाँ पर 99 आ जाएगा, जैसा कि हमारे को छोटी क्लासेस में बताया जाता है। यहाँ पर आएगा 1। जैसे ही हमारे पास 1 आएगा हम वहां पर डिवीजन को तभी छोड़ देंगे। क्यों? जब कभी भी आपके पास कोई भी नंबर ऐसा आ जाता है जो नंबर आप पहले डिवाइड कर चुके हो, आपने 1 जो है 1 से ही डिवीजन शुरू की थी ना, तो आप वहीं पर डिवीजन को छोड़ देते हो। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अगर मान लो हम यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 11 की बात करते हैं, तो ये देखो 11 है और यहाँ पर 2 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हम 0 लेंगे, 0 पॉइंट हमारे को एक 0 दे देगा, हमारी डिवीजन शुरू हो जाएगी। तो 11 1 जा 11 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 9 आया, रिमाइंडर नया है,
जब तक नया रिमाइंडर होगा हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक 0 आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास 11 8 जो है वो आ जाएगा 88। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। जब हमारा रिमाइंडर जो है वो रिपीट करेगा हम अपने डिवीजन को तभी जोड़ देते हैं। अब जैसे हमारे पास 2 आया तो हमने डिवीजन छोड़ दी, हमें पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर फिर दोबारा से 18 18 18 इसी तरीके से आने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमारे को पता चल जाएगा कि यहाँ पर 09 09 इस तरह से ये आगे रिपीट होने वाला है। तो जब कभी भी आपका रिमाइंडर पहले वाले कहीं पर भी रिमाइंडर या आपका जो मेन नंबर है उससे मैच कर जाए तो बस आपकी डिवीजन वहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास एक वे होता है पता लगाने का कि हमारे पास रिपीटिशन जो है वो आएगी या नहीं आएगी, और रिपीटिशन आएगी तो कितने नंबर्स के बाद आएगी। अब जैसे अगर मान लो 3/13 हम लेते हैं तो 3/13 में हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर डिवाइड होते होते 2 3 0 7 6 9 आया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से 2 3 आ गया। अब ये जो 2 3 है ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि आगे जो है क्या ये पूरा ब्लॉक जो है वो रिपीट करेगा या नहीं करेगा। तो 3/13 से डिवाइड करते वक्त हमेशा ध्यान रखो कि 3/13 अगर सेम रिमाइंडर देगा, और देगा ऐसा पक्का होगा, अगर वो सेम रिमाइंडर देगा तो इसके बाद आपके पास सेम रिमाइंडर आ जाना चाहिए। सेम रिमाइंडर कैसे आएगा वो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर मान लो हम 3 को 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास किस तरह से नंबर आएंगे। सबसे पहले 0 पॉइंट यहां पर जो है वो 0 आ जाएगा। सबसे पहले जो है वो 13 2 आपको यहाँ पर 26 मिल गया। आप 4 लोगे 40 आ जाएगा। 13 3 जो है ये आपको यहाँ पर 39 दे देगा। यहाँ पर 1 आएगा, फिर ये 0 आप ऊपर से लेकर आओगे तो आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 13 से छोटा हो गया। एक और 0 जो है वो लोगे। अब 13 7 91 जो है वो आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर 9 आया, एक 0 ऊपर से आएगी। 13 6 78 आएगा। आपको यहाँ पर जो है वो 12 मिलेगा। आप एक 0 ले लोगे इसके आगे और फिर आप डिवाइड करोगे तो 13 9 आपको 117 देगा। आपके पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जब आपके पास 3 आएगा तो आप देखोगे आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आप शुरू हुए थे। तो अगर आपका रिमाइंडर जो है वो आपको वहां लेकर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद आपके पास नंबर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ये इसी तरीके से आएगा, फिर दोबारा से आप अगर रिपीट करोगे तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए हमें पता चल जाता है कि ये एक रिपीटिंग नंबर है। डन। और वैसे भी हमेशा याद रखो बच्चे कि अगर मान लो जो डिनोमिनेटर है ना उसमें 2 के फैक्टर्स या 5 के फैक्टर्स या फिर इन दोनों के फैक्टर्स अगर आते हैं तब तो वो वहां पर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, वरना हमेशा जो है वो तुम्हारे को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिलेंगे। ये भी आपको मैं समझा देता हूं कि कैसे। अगर मान लो हमारे पास 100 है तो 100 जो होता है इसके अगर फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएंगे। ये हमारे पास जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये आएंगे। तो आप देखोगे कि फैक्टर्स में हमारे पास 2 और 5 है। अगर हम यहां पर देखें तो हमारा डिनोमिनेटर है 8, तो यहां पर क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पर हमारे पास जो है वो 400 है, तो 400 जो है वो क्या होगा, ये होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो कोई भी नंबर हमारे डिनोमिनेटर में जो ऐसा हो कि 2 और 5 के फैक्टर्स में एक्सप्रेस हो सकता है वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो भी अपने आप को रिपीट करे जा रही है और खत्म नहीं हो रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन होती है। डन जी। पूरी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है आगे तक, मतलब सिर्फ 9th में ही नहीं आगे तक आपने ये याद रखना है कि किस तरह से डिवीजन जो है वो होती है और कहां कहां हमारे को रिपीटिशन देखने को मिलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है जरा इसको हटा दिया जाए सामने से और सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। बार का मतलब यही जो फैक्टर है ये रिपीट करते चले जाएंगे। ठीक है जी। Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? देखो हमारे पास दो मेथड है। सिंपल एक मेथड तो ये कहता है कि हमारे पास 2/7 जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 होता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857 बार हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 7 14, 1 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 1 2 2 4 एंड 1 5
और यहाँ पर इसी तरीके से 0.285714 ऊपर जैसे बार था बिल्कुल वैसे ही बार। ठीक है जी। तो एक तो मेथड हो गया ये। दूसरा मेथड कैसे समझ में आएगा, वो तब समझ में आएगा जब आपको 1/7 जो है इसका पूरा का पूरा डिवीजन चार्ट, ये जो आपको वो जो डिवीजन वाला पूरा तरीका होता था ना वो वाला दिखाया जाए। अब अगर मान लो हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे को क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि फाइनली हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है जो जहां से हम शुरू हुए थे, 1/7 था ना हमारा, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है लेकिन वो आ रहा है 6 नंबर्स देने के बाद। डन। यहां पर ढूंढो कि 2 कौन से स्टेप में हमें मिला था एज रिमाइंडर। तो जब 30 में से 28 माइनस हुआ था तब हमारे पास 2 आया था, और जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया था तब हमारे पास यहां पर 14 आया था, मतलब यहां से। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़े थे। क्लियर। और ये हमारे पास क्योंकि 1 आया था तो इसके आगे हमारे पास नंबर जो है वो ऊपर क्या आने वाले हैं, वो हमारे पास होंगे 0.142857 142857 और इसी तरीके से चलते जाएंगे। और हम अब जो इंटरेस्टेड हैं वो कहां है, हम यहां पर 2 के बाद इंटरेस्टेड हैं। हमारे पास जब रिमाइंडर यहां पर 2 आ गया है, इसके बाद की हमने डिवीजन जो है वो देखनी है, तभी जाकर हमारे को 2/7 का पता चलेगा। तो इसका मतलब शुरू का ये जो हमारे पास पोर्शन है इसको हटाकर 0.2857142857 ये मिलेगा हमारे को। तो इसका मतलब 285,714 जो है ये रिपीट होता चला जाएगा, और यही चीज हमारे को यहां पर मिली है। तो दोनों के दोनों वे आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। करने के लिए जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं कि 3/7 आपने निकालना है, तो 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0.142857 इस तरह से। अगर यहां पर डिवीजन आपको सामने देखने को मिल रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास 3 यहां पर आया था। अगर 3 यहां पर आया था तो अब आपका जो नंबर है वो यहां पर 4 से शुरू होगा। तो 4 से शुरू होगा तो आपको क्या देगा, ये देगा 0.428571 42857 मतलब कुल मिला के अगर हम इसे लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा 0.428571 बार। ठीक है जी। करके देख लो, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा। अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 3 7 21 2 3 5 15 17, यहाँ पर 3 8 24 और 1 25 2 3 2 6 और 2 8 और यहाँ पर 428571 आ गया वही। तो यही हमने निकाला है। तो जो भी मेथड हो अल्टीमेटली हमारे को रिजल्ट वो यही देगा, लेकिन अच्छी तरह से इस चीज को एब्जॉर्ब कर लो। एक क्वेश्चन से सिर्फ एक क्वेश्चन मत किया करो, एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन करना मैथ नहीं होता। एक क्वेश्चन से उसका मेथड समझा करो, और वो जो मेथड तुम्हें समझ में आएगा वो आगे हो सकता है 100 क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करे। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब आप वहां पर 4/7 5/7 और 6/7 निकाल सकते हो। 7/7 तो ऑब्वियस है आपको 1 दे देगा, उसके बाद जो है वो सारी की सारी कहानी आपको फिर रिपीटिशन में मिलेगी। तो बेसिकली 6/7 तक की एक्सपेंशन जो है वो आप निकाल सकते हो ऐसे, और यही चीज हमारे को यहां पर निकाल कर देनी है। डन जी। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं वो समझो। हमें यहां पर जो भी दिया हुआ है ना उसको सबसे पहले x लेट कर लेना है। तो 0.6 बार क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 0.666, 4 बार लिख देते हैं काफी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम वहां पर 5 लिखें 6 लिखें, ये हो गया। अगर हमें यहां पर एक डिजिट रिपीट होती हुई मिल रही है तो आपने 1 के आगे एक 0 लेनी है, मतलब आपको 10 मिल जाएगा, और उससे आपने x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर जो है वो हम अगर x वहां पर लेते हैं 0.6 बार, तो हमारे को यहां पर 10x जो है वो क्या मिलेगा, इसको जरा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो एक आगे चला जाएगा। ठीक है, तो एक आगे चले जाएगा तो आपको मिलेगा यहां पर 6.6666। अब आप कहोगे कि टोटल तो हमारे पास 6 जो है वो 4 बार ही थे, आपने 4 बार यहाँ और एक बार यहाँ लिख दिया, तो बेटा जी इनफाइनाइट है, जितने मर्जी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 4 मैंने इसलिए लिए हैं कि हमारे पास ऊपर और नीचे सेम नंबर जो है वो अगर दिखेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस करना इजी होगा, और माइनस करना हमारा नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पर इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, भाई सीधी सी बात है 2 जो है वो हमारे पास बड़ी इक्वेशन है, तो बड़ी में से छोटी वहां पर माइनस करोगे तो इजी रहेगा। तो 10 में से 1 अगर माइनस होगा तो आपको 9x देगा।
इधर अगर आप माइनस करोगे तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर ये जो हमारे पास 6 हैं ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो हमारे पास 6 माइनस 0 है ये आपको 6 दे देगा। तो यहाँ पर आपके पास 6 आ गया। x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगी 6/9, मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2/3। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर से हमारे को शुरुआत तो वही करनी है। लेट करना है x इज इक्वल टू 0.47 बार, और क्योंकि ये 47 बार है तो हमारे पास ये कैसे एक्सपेंड होगा, ये होगा 47777 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक चीज रिपीट हो रही है। तो अभी के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियस है 10 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्यों नहीं चलेगा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए एक आप मेथड बना लो। वो मेथड क्या है कि जो भी वहां पर डिजिट रिपीट करेगी ना, अगर वो 1 है तो आप वहां पर 1 0 लेकर मल्टीप्लाई करोगे, 2 है तो 2 0 लेकर मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आपको अभी समझा देता हूं। देखो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि x मिल गया हमारे को, तो हम यहाँ पर 10x जो है वो निकालते हैं। 10x हमारे को क्या मिल जाएगा, 10x हमारे को, मैं ऐसा करता हूँ 10x को आगे लिख देता हूँ ताकि आप जब माइनस करो तो इजी मिल जाए आपको। यहाँ पर 4.77777 ये इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है जी। 5 बार 7 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऊपर 5 डेसिमल प्लेस थे तो नीचे भी मैंने 5 डेसिमल प्लेस बना दिए। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और फिर यहाँ पर वही लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। बेसिकली आपने जो 2 है उसमें से 1 को माइनस करना है, लेकिन लिखना जो है वो पूरा है। ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा, ठीक है। तो सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 मिलेगा क्या, मिलेगा यहाँ पर 9x, और जब आप माइनस करोगे तो मिलेगा 4.3। अगर यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो 4.3/9 ये मिलेगा। ये जो है ये यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म नहीं है। जो मैं आपको कह रहा था ना कि शुरुआत में आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर लो लेकिन बाद में करना पड़ेगा, तो वो इसीलिए कह रहा था। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें मल्टीप्लाई जो है वो और भी नंबर से आगे अब करना पड़ेगा। और किससे करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा। तो अब 10 से क्यों, ये भी आप समझ लो, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस हमारे को यहाँ पर हटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x है, x की जगह अब यहाँ पर ले लेते हैं हम 10x, और 10x जो है, और ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे करोगे इसको, इसके भी करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आंसर आपके पास जो है वो ऐसे ही आएगा, 10x ही आ गया। अब 10 जो है उसे आप नीचे इस तरफ लेकर आ जाओ राइट हैंड साइड में, तो 43/90 आपको मिल जाएगा, जो कि आपका फाइनल नंबर होगा, मतलब p/q फॉर्म में। एक तरीका तो हो गया ये बच्चे। दूसरा तरीका आपको छोटी क्लासेस के अंदर बताया जाता है कि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ये डेसिमल है ये नीचे आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर 43/90। तो ये जस्ट मैंने आपको मेथड बताया है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर जो है यही चीज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ध्यान रखना आपके पास 4.3/9 आ जाए तो ऐसे मत छोड़ देना, इसको 43/90 करके छोड़ सकते हो। डन जी, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। इसके बाद जो है वो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहां पर शुरुआत वही होगी हमारे पास, लेट करेंगे हम x 0.001 और ये बार है, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.001 001 001 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आ गया। 3 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर 1000x जो है वो लेना पड़ेगा। 1000x ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर डेसिमल जो है वो 3 प्लेसेस बाद जंप लेगा यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1.001 001 001 और इस तरह से आगे, ठीक है जी। डेसिमल प्लेस सेम लिए हैं मैंने और कुछ भी नहीं किया। अब यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है, फिर दोबारा से हमने क्या लिखना है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। बेसिकली 2 में से हमने 1 को माइनस करना है, लिखने का ढंग सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है जी। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 999, क्योंकि 1000 में से 1 माइनस हो जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा 1। तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 1/999। ये हमारे पास जो है वो p/q फॉर्म आ जाएगी। और हमेशा क्या है कि आंसर जब भी लिखते हो ना, हमेशा ऐसे x में मत दिया करो, क्योंकि x जो है ये एक लेट वैल्यू है बेटा। हमेशा जब आंसर दो ना तो 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999 दो। एग्जामिनर के पास ना कभी मौका छोड़ना ही नहीं है कि वो आधा नंबर भी काट सके, ठीक है जी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि 0.9999 ऐसे हमारे को दिया हुआ है, इसे P अपॉन Q फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करो। तो कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ये चाहता तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसी में इसको फोर्थ पार्ट बना देता। यहाँ पर हमारे पास 0.9999 5 बार लेकर आगे डॉट 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 लगा दीजिए हमने। इतना हमें पता चल गया कि 9 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 के आगे एक जीरो लेंगे, मतलब 10, तो 10x हमारे को क्या मिलेगा, 9.9999 ये मिल जाएगा। और अब जब हम यहां पर माइनस करेंगे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। माइनस करके हमें मिलेगा यहां पर 9x, यहां पर मिलेगा 9, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखो आंसर कैसे यहाँ पर सेंस बना रहा है, उसके लिए हमें जो है वो नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर लाइन है वो बना लेते हैं। नंबर लाइन मान लो हमने ये क्रिएट की, और जो नंबर है ना वो हमने ज्यादा नहीं लेने, हमने यहाँ पर सिर्फ एक नंबर लेना है 0। ये मान लो हमने यहाँ पर ले लिया इसमें 0, और यहाँ पर हमने ले लिया 1। ठीक है जी। अब ये 1 और 0 जो हैं इनके बीच में हमें जो नंबर्स चाहिए वो क्या है, हमें जस्ट यहाँ पर 10 डिवीजन चाहिए। तो ठीक है जी, यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये दूसरा ले लिया, ये तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं नंबर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि मैं स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो आपको ये पता चल गया कि 0.9 जो है वो कहां पर है, ये हमारा यहां पर है। अगर हम सिर्फ एक पॉइंट ले रहे हैं 0.9, ठीक है, अब 0.99 लोगे तो यहां पर आपको जो है वो 10 डिवीजन करने पड़ेंगे। 10 डिवीजन हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आपके पास 0.9 जो था वो आपने देखा कि यहां पर था, लेकिन जब हम 0.99 की बात करते हैं तो वो हमारे को कहां मिला, 0.99 मिला यहां पर। ठीक है जी। अब अगर मान लो मैं कहूं कि 0.999 है, तो ये जो पॉइंट है बेटा जी और ये जो पॉइंट हमारे पास 1 है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप 10 डिवीजन करोगे, और जो 9th डिवीजन होगा वो आपको देगा 0.999। क्लियर। अब बात ये हो रही है कि हमारे पास यहां पर कितने 9 है, हमारे पास तो इनफाइनाइट है, हमारे को तो उसने बोला ही नहीं है कि कहीं पर रुकना है। तो हम जैसे 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 यहां पर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि हम 1 के क्लोज 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 पहुंच गए। ठीक है, और कितना क्लोज पहुंच गए, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर्स दिए हुए हैं, डॉट 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 दी हुई है हमारे को, तो रफली रफली हमारे पास हम 1 पे ही पहुंच गए। और यही कारण है कि 0.9999 जो है उसको अगर हम पी बाई क्यू फॉर्म में लेते हैं तो हमें 1 मिलता है। क्लियर बच्चे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो जी, सबसे पहले तो डिवीजन जो है वो हम करके देख लेते हैं। ये हमने डिवीजन करी, अब जरा डिवीजन में हमारे पास जो नंबर आए हैं जरा वो देखते हैं। यहां पर हमारे पास जो है वो कितने डेसिमल प्लेसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास 16 जो हैं वो यहां पर अलग 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 नंबर्स जो हैं वो हमारे को दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यार 1 तो रिपीट हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है, क्या ये यहां पर दोबारा हमारे को करने की जरूरत थी। तो कभी भी ऊपर वाले नंबर्स पे कंफ्यूज मत होना बच्चे, हमेशा जो है वो तुम्हारे को रिमाइंडर बताएंगे कि क्या तुम्हें आगे डिवीजन करनी है या नहीं करनी। सबसे पहले आपने किसको डिवाइड किया, आपने 1 को डिवाइड किया, आपको रिमाइंडर क्या मिला, आपको रिमाइंडर यहां पर मिला 15। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने डिवाइड किया, आपको यहां पर रिमाइंडर जो है वो क्या मिला, 14। ओके जी। उसके बाद आपको रिमाइंडर मिला 4, उसके बाद आपको मिला 6, उसके बाद आपको मिला 9, उसके बाद 5, इसके बाद 16, इसके बाद 7, इसके बाद 2, इसके बाद 3, फिर 13, दोनों लिख देते हैं 3 और 13।
11 8 12, 11 8 12। डिवीजन हमने कहाँ रोकी? डिवीजन हमने रोकी जब हमारे पास यहां पर रिपीटिशन आ गई, हमारे पास रिमाइंडर में 1 आ गया। हम शुरुआत जो है वो देखें तो हमने कहां से की थी? 1 से ही की थी। अब जाकर हमने डिवीजन रोकी तो हमारे पास ये जो नंबर आप सामने देख रहे हो, कोई भी रिमाइंडर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। और यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 और 10 है हमारे पास। यहाँ पर 10 10 10 हमारे को कहीं पर मिला था, 10 हमारे को यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद हमारे पास क्या है जी? यहाँ पर 11 और फिर हमारे पास 12 और हमारे पास यहाँ पर 13 हमने पहले से ही ले लिया है, 13 है और फिर 14 है हमारे पास, और ये हमारे पास 15 है और ये हमारे पास 16 है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास सारे नंबर्स जो हैं वो हमें मिलते जा रहे हैं एक एक करके। अब बात यह है कि सबसे ज्यादा हमारे पास कितने नंबर हो सकते थे? देखो बेटा, अगर 0 आ जाता तो वो डिवीजन पूरी कंप्लीट हो जाती। क्या आप उसके आगे डिवाइड करते? नहीं करते। अगर हमारे पास 17 आ जाता तो हम यहां पर अगर 17 देखेंगे तो 17 के बाद क्या हम आगे डिवाइड करते? नहीं। 17 जब हमारे पास आ जाता तो ये आता ही नहीं कभी, क्योंकि 17 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका 17 रिमाइंडर आ जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर मान लो 17 है और आपने यहाँ पर 51 जो है इसको डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पर 17 टू जा 34 लेकर अगर देखोगे तब आपके पास 17 आएगा। लेकिन ये तो डिवीजन ही गलत मान लोगे ना। क्यों? क्योंकि 17 जो है ये 51 को पूरा डिवाइड करता है, तो आप 17 3 जा 51 लोगे, तो 17 तो आ नहीं सकता। और ऐसे ही 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आएगा तो भी हमारी डिवीजन खत्म है। तो इसके अलावा बेटा जी आपके पास 1 2 3 4 5 6 अगर देखोगे तो टोटल हमारे पास कितने हो सकते हैं? टोटल हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पर 16 नंबर हो सकते हैं। ठीक है। अब जो 10 है वो 10 हमारे को नजर क्यों नहीं आ रहा, वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर 10 हमारे को नजर इसलिए नहीं आ रहा बेटा जी, वो हमारे पास 1 के साथ में ही है। अब जब हमने यहां पर रिमाइंडर 1 लिया, देखो जब डिवाइड करोगे 17 से 1 को डिवाइड किया तुमने, तो यहां पर 0 पॉइंट लगाया तो तुम्हारे पास 10 आ गया। तो डिवीजन तो अभी यहां पर 10 की हुई ना। अब जब 10 की डिवीजन हुई तभी तो आपने यहां पर 0 लिखा ऊपर। जब आपने ऊपर 0 लिखा तभी तो आपको एक और 0 यहां पर मिली, तभी आपने आगे जो है वो डिवीजन के अंदर यहां पर 5 लिया और यहां 85 आया। तो 10 को आपने यहां पर जहां पर 1 लिया हुआ है ना, यहीं पर आपने 10 जो है वो भी लेकर आगे डिवीजन की है। क्लियर? और इसीलिए हमारे को यहां पर टोटल 16 के 16 जो है वो नंबर सामने नजर आ रहे हैं। और कभी भी आप डिवाइड करोगे तो हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा जो रिमाइंडर होता है ना बेटा जी, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा जो भी तुम्हारा वहां पर डिवाइजर है, अब जैसे 17 है यहां पर, उस डिवाइजर से छोटी ही रहती है और 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। भाई 0 होगी तो हमारी डिवीजन वहीं पर खत्म हो जाएगी, और अगर मान लो 0 से बड़ी है वहां पर, मतलब 1 वगैरह कुछ भी है, तो हमारी डिवीजन वहां पर चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही देख चुके हैं। अगर हमारे पास कोई भी p अपॉन q एक्सप्रेशन होता है और हमें ये कहा जाता है कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रखता है, तो ऐसे में q जो है उसमें या तो 2 के फैक्टर्स होते हैं या 5 के फैक्टर्स होते हैं या दोनों होते हैं, ये वाली चीज। अब बात है कि इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे? तो सिंपल सा आंसर है, हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो 7th क्वेश्चन है, जो आंसर है 6th का वो हटा दिया जाए जरा। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए तो हमें लगातार वहां पर एक के बाद एक के बाद एक नंबर देना है, लेकिन ये सर्टेन कर देना है कि इसमें कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं आएगा, भला ही 2 नंबर के बाद, भला ही 4 नंबर के बाद, जो अपने आप को रिपीट करेगा। तो हमें ये चीज जो है वो कैसे दिखानी होती है? आपने सबसे पहले मान लो कोई भी एक नंबर लिया, मैंने 0 ले लिया या मैंने 11 ले लिया या मैंने 37 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया डेसिमल, और डेसिमल के बाद मैं यहाँ पर कोई से भी 2 नंबर का एक मान लो शुरुआत करता हूँ 17 से। ठीक है, यहाँ पर 17 लिया, फिर मैंने यहाँ पर 177 ले लिया,
फिर मैंने 1777 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर 4 बार 7 ले लिया इस तरह से, और मैं अगर अब डॉट 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 लगा देता हूं तो एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पर 17 एक बार आया, 17 दूसरी बार आया, लेकिन तीसरी बार फिर 17 नहीं आया। यहाँ पर 177 एक बार आया, फिर दूसरी बार आया, लेकिन तीसरी बार हमारे पास 177 जो है वो नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में क्योंकि गैप है तो इसे हम रिपीटिंग नहीं बोलते, इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो है वो देने का। अगर मान लो, क्या हम 3 नंबर में भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल ही दे सकते हैं। अगर मान लो मैं लिखूं 235 और इसके बाद मैं लिखता हूं 2335 और फिर मैं लिखता हूं 23335 और इस तरह से, तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि मैं समझ गया हूं कि मैंने क्या देना है, और एग्जामिनर भी वहां पर पूरे मार्क्स जो है वो मुझे दे देगा बिना प्रॉब्लम के। अगर मान लो हम यहाँ पर चाहें कि 2 की रिपीटेशन दिखाएं तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मान लो मैंने 179 लिया यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ पर 177999 लेता हूँ, और उसके बाद मैं 177999 लेता हूँ, और मैं फिर 177 और फिर 99999 लेता हूँ, बस काफी है। मतलब कुल मिला के हमारे को ये दिखाना है कि ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, ठीक है जी। इसी के साथ में 7 क्वेश्चन खत्म करते हैं, बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन हमसे कह रहा है जी, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले जो है वो 5/7 जो है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो समझ लेते हैं। हमारे पास ये है 0.71, और इसके बाद जो भी पॉइंट हो उनसे हमारे को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और 9/11 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है 0.81। हमें 7 1 और 8 1 के बीच में 3 इररेशनल नंबर चाहिए। तो हमें पहले तो ये सर्टेन कर लेना चाहिए कि हमारा नंबर जो है वो इसके बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 0.72, 0.73, 0.74 शुरुआत तो कर देते हैं इससे। अगर आप शुरुआत इससे करोगे तो ये पक्का हो जाएगा कि आपका नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है। अब जो आपने यहाँ पर 72 लिया है उसके बाद आप पैटर्न बना दो। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया है 722 7222, और बस ऐसे यहाँ पर 73 लिया है, आप पैटर्न बना सकते हो 773 777 आपकी मर्जी है, आपने 7 को वहां पर इस तरह से पैटर्न में लेना है, 3 को लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर हमने ले लिया मान लो 744, फिर 7444, और बस इतना काफी है वहां पर एग्जामिनर को दिखाने के लिए। और अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमने रैशनल और इररैशनल नंबर के अंदर कैटेगराइज करना है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमेशा ध्यान रखो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट नंबर है आपका, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर मान लो आपने जैसे ये 23 हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है तो ये लिया, तो ये हमेशा कैसा होगा, ये होगा इररेशनल, और ये इररेशनल है तो इसका मतलब हमारे पास 23 जो है वो इररेशनल हो गया। अगर मान लो अंडर रूट के अंदर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑब्वियस है ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लो हम स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो इसे हम सॉल्व करके यहाँ पर 15 लिख सकते हैं, और 15 लिख दिया तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो गया। ये जो है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो खत्म हो जाती है तो वो हमेशा रैशनल होती है। यहां पर हमारे पास ये वाली एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रही, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि 478 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ पर 7.478 बार इस तरह से लिख सकते हैं, और ऐसे नंबर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न है, और वो पैटर्न ये क्लियर वहां पर बता रहा है कि ये नंबर कहीं पर भी रिपीट नहीं करेगा किसी भी ब्लॉक को। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इररेशनल नंबर। और इसी के साथ में ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए थोड़े से एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम पहले से कर लेते हैं। यहाँ पर आर जो है वो एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन से वो ये है कि अगर रैशनल नंबर के साथ में हम रैशनल नंबर को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है जी। अगर मान लो हमारे पास इररेशनल नंबर के साथ में रैशनल नंबर का कोई भी वहां पर ऑपरेशन है, भले ही आप उसको प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो हमेशा आपको इररेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये जो हमारे पास दो अलग अलग वहां पर सेट हैं, इनको समझना कोई मुश्किल नहीं है। इररेशनल और रैशनल का सेट जो है वो हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि कभी भी हमारे पास इररेशनल और रैशनल इररेशनल ही देंगे, और अगर रैशनल और रैशनल है तो वो हमेशा रैशनल ही देंगे। तो ये तो ओके है।
लेकिन अगर मान लो हम कहें इररेशनल और इररेशनल, अब यहां पर हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा? तो इसमें आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। आपने ना तो ये याद रखना है कि इररेशनल आएगा, ना ही आपने ये याद रखना है कि रैशनल आएगा। आपको हमेशा यहां पर सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल जो है, एग्जांपल आपको समझा देता हूं। अगर मान लो हम यहां पर √2 लेते हैं और √2 में से √2 माइनस करते हैं, तो मैंने यहां पर ये भी इररेशनल लिया, ये भी इररेशनल लिया, मेरे पास क्या आएगा? जीरो। जीरो जो है ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैंने यहां पर √3 लिया माइनस √2 लिया और अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसे मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता। यहां पर √3 माइनस √2 ही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ये जो है ये एक इररेशनल आंसर है। अगर मान लो मेरे पास √3 है और मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे √6 मिलता है, और √6 हम जानते हैं कि ये इररेशनल होता है। लेकिन अगर मैंने √3 लिया और इसे मैंने 27 से यहां पर मल्टीप्लाई किया अंडर रूट में, तो मुझे मिलेगा 81। और 81 जो है वो अंडर रूट में हमारे को देता है 9। तो 9 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको दो रैशनल नंबर मिलेंगे तो कुछ भी रट्टाफिकेशन वाला नहीं करना, आपने उसको सॉल्व करना है और उसके बाद कंक्लूजन तक पहुंचना है। नेक्स्ट हम करते हैं लॉज ऑफ सर्ड्स। लॉज ऑफ सर्ड सिंपल, वहां पर जो भी नंबर्स हैं वो अगर सर्ड में हैं, सर्ड क्या होती है? ये सर्ड है जिसको हम अंडर रूट बोलते हैं ना, ये ही सर्ड है। अब ये जो सर्ड है इसमें किस तरह से रूल्स फॉलो होते हैं ये यहां पर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। अगर आपके पास कभी भी दो नंबर जो हैं वो आपके पास इस तरह से हैं कि वो मल्टीप्लाई में आप फैक्टर मतलब बना सकते हैं। कुल मिला के अगर मान लो किसी ने बोला कि √15 है, तो √15 जो है वो 3 × 5 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसे हम यहां पर अलग कर सकते हैं। 3 अलग हो सकता है, 5 अलग हो सकता है। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है और यहां से यहां पहुंचना है तो भी वही चीज है। अगर हमारे पास अंडर रूट में किसी ने हमारे को बोला √81/3, तो हम यहाँ पर √81 को अलग ले सकते हैं, नीचे जो हमारे पास √3 है इसको अलग ले सकते हैं, ऊपर वाला हम सॉल्व करके 9 जो है वो निकाल सकते हैं अगर हमारे को जरूरत हो। ठीक है जी। अगर हमारे को जरूरत इस तरफ आने की है तो भी ये वाले रूल्स काम करते हैं। अगर हमारे पास a+b a-b फॉर्म होती है तो हमेशा a² - b² आता है। यहां पर हम देखते हैं कि √a प्लस में √b है, तो हमारे पास यहां पर √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर आ जाएगा, और वो क्या देगा? वो आपको a - b देगा। यही चीज जो है वो यहां पर लगा दो। हमारे पास जो भी होता है, मेन क्या है, अगर आपको ये चीज पता है कि x + y कभी भी x - y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² - y² आएगा। अगर ये चीज आपको पता है तो यहां पर कोई अलग चीज नहीं हो रही है। यहां पर a जो है वो a के साथ में मल्टीप्लाई होकर आपको a² दे रहा है, और माइनस में आपके पास इसका स्क्वायर आ रहा है, √b है। √b का अगर स्क्वायर करोगे तो सीधी सी बात है वो आपको वहां पर स्क्वायर रूट काट के दे देगा, -b आ जाएगा। ये हमारे पास कोई रूल नहीं है, ये सिंपल यहां पर इसी चीज को हमने वहां पर दोबारा से अलग ढंग से कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। √a को √c से मल्टीप्लाई किया, √a को √d से किया, √b को √c से किया, √b को √d से किया। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी हमारे को दी गई है ये जस्ट ये दिखाने के लिए है कि अंडर रूट लगने से वहां पर हमारी जो मैथ की प्रॉपर्टीज होती हैं वो बदलती नहीं है, और यही चीज यहां पर है। अगर मान लो हमारे पास x + y का स्क्वायर होता तो x² + 2xy + y² आता। अगर यहां पर √a + √b हमारे को दिया हुआ है तो ठीक है, √a का स्क्वायर आ जाएगा जो कि a देगा, √b का स्क्वायर आ जाएगा जो कि b देगा, और जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म होगी वो हमारे को 2 √ab दे देगी। ठीक है जी। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस करते जाते हैं, ये रूल्स ऐसे लगता है जैसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल हमारे को नंबर्स जो हैं उनकी गेम दिखती है ये। ठीक है जी। कैसे? जैसे कि हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत है कि रैशनल और इररेशनल नंबर में हम कैटेगराइज करें इसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक नंबर हमारा रैशनल है, यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं रैशनल के लिए r लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं IR लिख देता हूँ। रैशनल और इररेशनल के बीच में सब्ट्रैक्शन, हम पहले से ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर रैशनल और इररेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन होगा तो हमें इररेशनल मिलेगा। तो इसका मतलब 2 - √5 एक इररेशनल नंबर है। यहां पर हमारे पास सॉल्व हो सकता है इन नंबर। तो पहले इससे मतलब इससे पहले कि आप आंसर दो ना,
पहले सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो आपको जस्ट 3 मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट 23 स्क्वायर रूट 23 यहां पर दोनों एक दूसरे को जीरो कर देंगे। ये एक रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही होगा। इधर भी आपको सॉल्व करने से पहले आंसर नहीं बताना है, पहले अंडर रूट 7 जो दिया हुआ है इसको यहां पर कैंसिल कर दो, आपको 2/7 मिलेगा जो कि क्लियरली रैशनल है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये एक इररेशनल नंबर है। क्यों है इररेशनल? क्योंकि ऊपर हमारे पास रैशनल है, नीचे हमारे पास इररेशनल है, और रैशनल और इररेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन होता है तो हमें इररेशनल नंबर मिलता है। 2 पाई ये जो है ये आपके लिए अभी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसे हमेशा के लिए याद कर लो। पाई जो है बेटा जी ये 3.14 नहीं होता, पाई जो है ये 22/7 नहीं होता। ये जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं जो हम वहां पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। पाई की रियल वैल्यू जो है वो होती है 3.1415926535 और इसी तरीके से ये वैल्यू लगातार चलती रहती है, कोई भी इसके अंदर रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनता, और इसीलिए ये वैल्यू हमेशा इररेशनल वैल्यू है। ठीक है जी। अब 2 पाई में हमारे पास 2 एक रैशनल नंबर है और पाई एक इररेशनल नंबर है, और जैसा कि हम पहले समझ ही चुके हैं कि रैशनल और इररेशनल का ऑपरेशन हमेशा इररेशनल नंबर देगा, तो 2 पाई आपका इररेशनल नंबर होगा। ठीक है जी। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब हम वहां पर लॉ ऑफ सर्ट्स कर रहे थे कि सिंपल मैथ की प्रॉपर्टीज जो है वो यूज करके हम आराम से ये आंसर्स जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास 3+√3 मल्टीप्लाइड बाई 2+√2 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, आपको 6 मिल जाएगा। फिर आपने 3 को √2 से करना है, आपको सिंपल 3√2 दे देगा ये। फिर आपने √3 और 2 को कर देना है, ये आपको 2√3 दे देगा। और जब आप √3 को √2 से करोगे तो आपको यहाँ पर √6 मिल जाएगा, और यही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। अगर हम यहाँ पर 3+√3 करते हैं और 3 - √3 लेते हैं, तो ये हमारे पास a+b फॉर्म हो जाएगी। इसमें a जो है वो है हमारा 3, तो a² हमारे को 9 दे देगा, और b जो है वो हमारे पास है √3, तो इसका स्क्वायर हमारे को 3 दे देगा। आंसर में हमारे पास 9 - 3 आएगा, यानी 6। थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास है √5 प्लस √2²। और अगर आप इसमें डायरेक्ट रूल जो है वो यूज करना चाहो, आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं करना चाहते ना तो कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, सिंपल a² प्लस 2ab प्लस b², इतना सिंपल एक्सप्रेशन जो है वो आप यूज कर सकते हो। इसके लिए यहां पर आपको मिल जाएगा 5 + 2 √10 प्लस 2, मतलब 7 + 2√10 जो है वो आपका आंसर होगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते और वहां पर याद करना चाहते हो इसकी आइडेंटिटी, तो सिंपल आपके पास स्क्वायर रूट में जो भी नंबर होता है वो सीधा सीधा आपको मिल जाता है। फिर आपके पास जो भी यहाँ स्क्वायर रूट में होता है वो मिल जाता है, और बीच में आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, तो 2 और 5 का प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पर 10 मिल जाता है। तो आपके पास बेसिकली आप देखोगे आएगा तो वही, सिर्फ ये एक स्टेप जो है वो आपका बच जाएगा अगर आप उसका फॉर्मूला याद करोगे। और अगर आप नहीं करना चाहते तो सिंपल a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप याद रखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। फोर्थ पार्ट जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि a-b फॉर्म में दिया हुआ है, हमें a² - b² मिलेगा। a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो है वो √5 है, तो √5 का स्क्वायर मिल जाएगा, और b की वैल्यू जो है वो √2 है, तो √2 का स्क्वायर मिल जाएगा। 5 - 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। और बस इसी के साथ में ही हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter। मतलब पाई जो होता है ये हमारे पास circumference डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये होता है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? अगर हम वहां पर सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है 2πr, और नीचे हमारे पास जो डायमीटर होता है वो हमारे पास होता है 2r, और बस क्योंकि ये 2πr अपॉन में 2r है तो हमारे को ये पाई मिल जाता है। तो सही बात है बिल्कुल। अब वो कह रहा है दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d फॉर्म।
दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल। यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो गई? और यही उसने वहां पर बोला है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। ये वाली बात तो उसने सही कही है कि सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है, लेकिन यहां पर ये जो इसने कहा है ना कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि पाई इररेशनल है, यहां पर ये गलत है। यहां पर गलत क्यों है? क्योंकि सरकमफेरेंस और डायमीटर ये हमारे पास कोई इंटीजर्स नहीं है। हमें अगर मान लो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी फॉर्म में मिले और सी जो है वो हमारे पास एक इंटीजर हो, डी जो है वो भी एक इंटीजर हो, तब हमारी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होती है। क्योंकि रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि P अपॉन क्यू फॉर्म होनी चाहिए, जिसमें P और Q दोनों जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, कोई भी नंबर नहीं चलेगा। अगर मान लो यहां पर सरकमफेरेंस जो है वो हमारे पास इंटीजर हो, डायमीटर कोई इंटीजर हो, तब हम कहेंगे कि पाई एक रैशनल नंबर है, और ऐसा तो है नहीं। यही चीज हम यहां पर लिख देंगे, हियर सरकमफेरेंस एंड डायमीटर आर नॉट को प्राइम इंटीजर्स। मतलब ऐसे ये नंबर नहीं है जिनके अंदर जो है वो कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वन के अलावा और वो इंटीजर हो। देयरफॉर पाई कांट बी कंसीडर्ड एज अ रैशनल नंबर। तो ये हम यहां पर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसी के साथ में हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। यहां पर बोर्ड को क्लीन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी। हमने एक लाइन बना ली। हमें यहाँ पर 9.3 जो है ये अलग से मेंशन करना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेने हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर ले लिया। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, इनके बीच में 9.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। डन। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 1 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड कर देना है इसको। मतलब मुझे अब यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए, जिसमें पहले 2 पॉइंट जो हैं वो 9.3 सेंटीमीटर दूर हैं, और फिर 1 सेंटीमीटर और ज्यादा उसको एक्सटेंड कर दिया। मैं ऐसा करता हूँ, लेबलिंग कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आए। हमारे पास सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया ए, फिर मैंने लिया ओ। ए ओ जो है वो मैंने 9.3 लेना है। ओ से मैंने एक और पॉइंट ले लिया, मान लो यहां पर बी। तो यहां पर जो मैंने बी पॉइंट लिया है ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारे ओ से। ठीक है जी। अब जो हमारे पास ए बी आ गया है, हमें यहां पर इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो इसका हमने यहां पर मिड पॉइंट ले लिया। ध्यान रखना ए ओ का नहीं, ए बी का। ठीक है। अब ये जो ए बी का मिड पॉइंट आया है, इस पे हम क्या करें, सिंपल आपने कंपास यूज करनी है। कंपास का मेटालिक टिप आपने यहां पर रखना है, जो पेंसिल टिप है उसको आपने यहां पर रखना है, और एक पूरा सर्कल जो है वो आपने बना देना है। पूरे सर्कल की हमारे को जरूरत तो नहीं है, मेन हमारे को जो जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर सेमी सर्कल की पड़ेगी। तो एक पूरा सेमी सर्कल जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दो। डन। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपके पास जो ओ पॉइंट है ये आपके लिए अब 0 है। जो नंबर लाइन की 0 होती है वो आपका यहां पर आपको मिल गया, ये मान लो। अब आपने यहां पर ओ से एक परपेंडिकुलर बनाना है, और ये जो ओ से आप परपेंडिकुलर बनाओगे, ये परपेंडिकुलर आपके सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। यहां पर इसे ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं एक्स। ये जो हमारे पास ओ एक्स है, अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये होगा हमारे पास 9.3 का स्क्वायर रूट। लेकिन चीज ये है कि हमें ये जो स्क्वायर रूट है ये नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। ये तो हमारे पास वर्टिकल लाइन पे आ गया, तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे लेकर आए? तो फिर दोबारा से हम कंपास जो है वो यूज करेंगे। कंपास का जो मेटालिक टिप है वो आप रखोगे 0 पे यहां पर, और जो हमारे पास पेंसिल टिप है उस पेंसिल टिप को हम रखेंगे यहां पर। ठीक है जी। तो सेम यही टेक्निक जो है वो यूज करके हम अब जो है वहां पर एक आर्क बनाएंगे, और ये जो आर्क होगी ये हमारी नंबर लाइन को वहां पर इंटरसेक्ट करेगी। जो भी हमारी नंबर लाइन का वहां पर इंटरसेक्शन है, वो जो भी हमारे को पॉइंट देगा, जैसे कि आप यहां पर ये देख रहे हैं,
ये पॉइंट हमारे लिए वहां पर स्क्वायर रूट 9.3 होगा। मतलब अगर मान लो हम 0 से लेकर यहां तक इसको मेजर करेंगे ना, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 9.3 आएगा। और बिल्कुल सिमिलर वे में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर डेसिमल नंबर्स ही प्लेस कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे अंडर रूट 5 हमने किया था पहले, तो अंडर रूट 5 जो है, अगर मान लो उस एक्सरसाइज में जैसे मेथड दिया था, हम इस मेथड से करना चाहें तो ये भी परफेक्ट मेथड है। हमें जस्ट करना क्या होता है, स्क्वायर रूट में हमें जो भी दिया हो, अगर मान लो हमारे को यहाँ पर मैं कहता हूँ एक्स दिया हुआ है, तो हमने वहां पर जो एक्स लेंथ है वो यहाँ पर सबसे पहले बनानी होती है। फिर हमें 1 सेंटीमीटर उसको एक्सटेंड करना होता है। उसके बाद मिड पॉइंट जो है वो लेना होता है पूरे लाइन सेगमेंट का। जो मिड पॉइंट मिलता है वहां से सेमी सर्कल हमने बनाना होता है। फिर जो हमने यहां पर ओ पॉइंट लिया था, ओ पॉइंट ध्यान रखना, ओ पॉइंट कौन सा होता है, जो आपकी ओरिजिनल लेंथ का एंड पॉइंट है। यहां से आप एक वर्टिकल सेगमेंट बनाते हो। वर्टिकल सेगमेंट मतलब सीधा सीधा यहां से नीचे से ऊपर, और जहां पर सेमी सर्कल इंटरसेक्ट करता है ये आपको वहां पर अंडर रूट एक्स देता है। और एक्स मैंने आपको बताया ये कुछ भी हो सकता है। इसको ऊपर से नीचे लाने के लिए सेम टेक्निक होती है, हमेशा कंपास लो, मेटेलिक टिप को जहां पर भी आपको आर्क लगानी है उसका जो सेंटर लेना है वहां पर रखो। जहां से आर्क को शुरू करना है वहां पर पेंसिल को रखो, और पेंसिल को एनसर्कल करते हुए अल्टीमेटली जो भी हमारी नंबर लाइन है उसको यहां पर इंटरसेक्ट कर दो। तो यहां पर तुम्हारे को जो पॉइंट मिलता है वो तुम्हारा अंडर रूट एक्स होता है। तो ये पॉइंट हमेशा तुम्हें अंडर रूट एक्स की तरह यहां पर मिल जाएगा। और इसी के साथ हम आ गए हैं हमारी एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। कैसे किया जा सकता है, हम यहाँ पर 1/√7 की अगर बात करें, तो हमें जो भी नंबर दिया होता है उसके डिनोमिनेटर को देखना है हमने, उसमें साइन चेंज करना है अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स हैं तो। अगर एक टर्म है तो यहां पर जस्ट √7 से ऊपर और √7 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको ऊपर जो है वो √7 मिलेगा, नीचे √7 जो है वो दो बार मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये 7 दे देगा। तो आप देखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया। अगर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 1/√7 माइनस √6 है, तो आपने यहाँ पर जो √7 और √6 में बीच में माइनस लिया हुआ है ना, इसमें साइन को बदलना है। ये √7 माइनस √6 ऐसे है, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर √7 प्लस √6 से ऊपर, और सेम √7 प्लस √6 से नीचे। आपको ऊपर जो है वो √7 प्लस √6 इस तरह से मिल जाएगा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो a² माइनस b² फॉर्म मिलेगी। मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यहां आपको क्या देगा, ये आपको देगा √7 प्लस √6, नीचे आपको मिलेगा 7 माइनस 6 जो कि 1 होता है, तो आपको यहां पर मिलेगा √7 प्लस √6। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिमिलर वे में हम प्रोसीड करेंगे। यहां पर √5 प्लस √2 दिया हुआ है, हम यहां पर √5 प्लस √2 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे √5 माइनस √2 से, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी सेम हमें यही नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ जो है वो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई अलाउ करता है। 1 से का मतलब होता है कि जो आपने न्यूमरेटर में लिया है डिनोमिनेटर में सेम लेना पड़ेगा। और सेम वे में प्रोसीड करोगे, हमें यहां पर जो है वो इस तरह से ये मिल जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो हमें 5 और 2 देगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं 5 माइनस 2, तो हमारे पास 3 आ गया। हमारे पास न्यूमरेटर में है √5 और यहां पर हमारे पास √2, और नीचे हमारे पास है 3। फोर्थ पार्ट मतलब हमारा लास्ट पार्ट जो है ये हमें कह रहा है 1/√7 माइनस 2। हमने क्या करना है, √7 माइनस 2 है तो मल्टीप्लाई कर देना है √7 प्लस 2 से, नीचे भी हमारे को √7 प्लस 2 मिल जाएगा। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नीचे जो है वो a² माइनस b² हमारे को √7² माइनस 2² दे देंगे। यहां पर √7 प्लस 2 आ गया, और नीचे अगर आप देखोगे तो √7 का स्क्वायर आपको देगा 7, 2 का स्क्वायर आपको देगा 4। आपके पास आंसर में डिनोमिनेटर में 3 आने वाला है, तो यहां पर √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 आपका फाइनल आंसर होगा। और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी खत्म। एक्सरसाइज 1.4 हो गई है हमारी खत्म, और हम चल दिए हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। 1.5 एक्सरसाइज करने के लिए हमें चाहिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स।
यहां पर अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो ये सेम बेस रूल है। इनफैक्ट जो हमारे पास रूल 3 दिया हुआ है ये भी सेम बेस रूल है। सेम बेस रूल का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर हमारे पास कभी भी अगर 2 की पावर 7 को मल्टीप्लाई करना हो 2 की पावर 8 के साथ में, तो 2 और 2 ये हमारे पास सेम बेस हैं, इनकी पावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो मल्टीप्लाई के बाद जो है वो आपको सेम बेस जो होगा वो आपको सेम बेस देगा, और पावर्स जो हैं वो आपको सम की तरह मिलेंगी। मतलब आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 टू द पावर 15। अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो ये भी सेम बेस रूल है। ये सेम बेस रूल है हमारा डिवीजन का। अगर हमारे पास 2 की पावर 9 है और इसको हम डिवाइड करते हैं 2 की पावर 3 से, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि बेस सेम है लेकिन पावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो आंसर में हमारे पास बेस तो वही आता है लेकिन पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहां पर हमारे पास 9 माइनस 3 जो है वो 2 की पावर 6 हमें दे देगा। सेकेंड रूल जो है इसे हम कहते हैं पावर ऑफ पावर रूल। ये जो हमारे पास पावर ऑफ पावर रूल है ये कैसे काम करता है। अगर हमारे पास 2 की पावर 5 है और इस पूरे की पावर जो है वो हमें 3 दी हो, तो ऐसे में 2 जो है वो बेस रहेगा लेकिन पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास यहां पर जो है 2 टू द पावर 15 आ जाएगा। ये हम देखते हैं सेम पावर रूल। सेम पावर रूल हमारे को किस तरह से मिलता है, अगर हमें यहां पर बेस अलग अलग दिए जाएं, जैसे 5 टू द पावर 4 दी जाए, साथ में मल्टीप्लाई में कोई कहे कि 2 टू द पावर 4 है, तो हम ऐसे में जो मल्टीप्लाई है वो तो हम पहले कर देंगे और जो पावर है वो प्रोडक्ट की लगा देंगे। तो हमारे पास 10 टू द पावर 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और आपने ध्यान रखना है जैसे सेम बेस रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में काम करता है, वैसे ही ये जो सेम पावर रूल है ये भी दोनों में ही काम करता है। मतलब अगर यहां पर हमें 10 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 इस तरह से दिए जाएं, तो आप यहां पर 10 अपॉन 2 टू द पावर 5 जो है वो लिख सकते हैं। 10 अपॉन 2 जो है वो आपको 5 देगा, तो आपका आंसर जो है वो 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। और यही है हमारे पास सेम पावर रूल। अब यहां पर नेगेटिव पावर, कभी भी अगर मान लो हमें नेगेटिव पावर दी जाए, हमें अगर कोई कहे कि 5 टू द पावर -1 है, तो वो हमारे लिए 1 अपॉन 5 हो जाता है। इतना सिंपल। अगर कोई कहे कि हमारे पास 1 अपॉन 3 की पावर -1 है लेकिन ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो अब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 3। तो बेसिकली आपने ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव पावर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाती है। अब हम बात करते हैं यहां पर फ्रैक्शनल पावर्स का। इसको मैं क्लीन कर देता हूं जरा। अब फ्रैक्शनल पावर्स कैसे काम करती हैं वो समझाता हूं। सिंपल, अगर हमें कहा जाए कि 1 अपॉन 2 पावर है, किसी की भी पावर ले लेते हैं, मान लो हमने 7 की पावर ली, तो ये हमारे को देगा स्क्वायर रूट 7। क्योंकि हमें पता है कि यहां पर अगर कोई नंबर नहीं दिया होता तो यहां पर 2 होता है। ठीक है जी। अगर मान लो किसी ने बोला कि हमारे को 7 की पावर 1/3 कैलकुलेट करनी है, तो उसे हम लिख सकते हैं यहां पर इस तरह से सर्ड बनाएंगे और यहां पर हम 3 लिखेंगे और ये 7। तो क्यूब रूट जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर मान लो हम कहें 1 अपॉन 5, तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से 5, और ये इस तरह से यहां पर मतलब 5th पावर आ जाएगी यहां पर 7 की। अगर हमारे पास फ्रैक्शन जो है उसमें ऊपर 1 ना हो तो क्या होगा, मतलब अगर मान लो किसी ने कहा कि 8 की पावर जो है वो 2 अपॉन 3 है, इसको सॉल्व करना है, तो जो अपॉन में है, जो डिनोमिनेटर में है, वो किस तरह से काम करता है वो तो हमें पता है। तो हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है उसको सर्ड में इस तरह से ले जाते हैं और बाकी जो है उसे वैसे ही रहने देते हैं। तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्यूब रूट आएगा 64 का, और क्यूब रूट ऑफ 64 जो है वो क्या होता है, वो होता है 4। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा वो इस एक्सरसाइज के बाद जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। और जी अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 1.5, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत इजी होने वाली है अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो समझ में आ जाए। यहां पर देखो बेटा, हमारे को 64 टू द पावर 1/2 दी हुई है। तो सिंपल हमें यहाँ पर फ्रैक्शनल रूल जो है उसके बारे में सोचना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या देगा हमें, वो हमारे को 64 पावर 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 देगा। और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो है वो 8 होता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, 64 की पावर 1/2 है, तो आप जो है इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर की पावर में ले लो। तो हमारे पास 64 जो है वो 2 टू द पावर 6 जो है वो लिया जा सकता है। यहां पर हमारे पास पावर ऑफ द पावर रूल 6 इंटू 1/2,
यानी 2 टू द पावर 3 दे देगा। जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 2 इंटू टू इंटू टू हमें यहाँ पर 8 दे देगा। तो आप जो भी मेथड चाहें वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 32 टू द पावर 1/5। 32 हम जानते हैं कि 2 टू द पावर 5 होता है। यहाँ पर पावर 1/5 हमें इस तरह से लेनी होगी और फिर दोबारा से पावर ऑफ द पावर रूल हमारे को 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 यानी 2 टू द पावर 1 देगा, जो कि हमारे को 2 देगा। अगर हम यहाँ पर थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट है 125 पावर 1/3। हम जानते हैं कि 125 जो है वो 5 टू द पावर 3 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पावर ऑफ द पावर रूल लगाकर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और यहाँ पर हमारे पास 5 टू द पावर 1 जो कि हमारे को देगा 5। तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो 9 टू द पावर 3/2 है। 9 टू द पावर 3/2 को अगर हमने सॉल्व करना है तो बिल्कुल सेम वे में चलेंगे। 3 टू द पावर 2 ये हमारा 9 हो गया और जो पावर है उसे अभी वैसे ही रहने देते हैं जैसे थी। अब इसको सॉल्व करते हैं पावर ऑफ द पावर रूल से। तो 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। 3 की पावर आपको मिलेगी 3, यानी 3 को आप यहाँ पर 3 टाइम्स लेंगे और यहाँ पर 27 आ जाएगा। अगर मान लो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 32 टू द पावर 2/5, तो हम 32 को यहाँ पर टर्न करेंगे 2 टू द पावर 5 में। यहाँ पर 2/5 पावर है, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 आ जाएगा। 5 से 5 को आप कैंसिल करोगे, 2 टू द पावर 2 आ जाएगा। 2 टू द पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 आपको 4 दे देगा। अगर हमारे को जैसे थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 16 पावर 3/4, इसको कैसे करेंगे? 16 2 टू द पावर 4 होता है। यहाँ पर हमारे पास 3/4 है। 2 और पावर ऑफ द पावर रूल 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करने को कहता है। 4 से 4 हम कैंसिल कर देंगे, 2 की पावर 3 आ जाएगी जो कि हमारे को यहाँ पर 8 देगी। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 125 पावर 1/3, लेकिन नेगेटिव में। नेगेटिव पावर है तो सीधी सी बात है हमें ये 1 में 125 पावर 1/3 इस तरह से दे देगी। यहाँ पर जो 125 है वो हम जानते हैं 5 का क्यूब होता है और 1/3 जो है वो इसकी पावर है। पावर ऑफ द पावर रूल हमारे को क्या देगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। 3 और 3 आपस में कैंसिल करेंगे, 5 की पावर हमारे पास 1 आएगी। 5 की पावर 1 है तो ऑब्वियस है हमारे पास फाइनल आंसर 1/5 आ जाएगा। ये हो गया जी हमारा सेकंड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारी एक्सरसाइज, मतलब पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है जी हमारा। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लाई है उसमें बेस हमें सेम दिया हुआ है। यहाँ पर 2/3 है और मल्टीप्लाई में हमारे को 2 की पावर 1/5 दी हुई है। तो सेम बेस रूल कहता है कि बेस तो हमारा सेम रहेगा लेकिन जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। पावर्स को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 की पावर 13/15 जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/3 क्यूब और इसकी पावर 7। पावर ऑफ द पावर रूल आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हो। ध्यान रखो कि हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको 7 पावर चाहिए। इस वाले केस में तो इजी है क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे को 7 पावर 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही देगी। लेकिन नीचे का आप ध्यान रखोगे कि 3 की पावर 3 जो है इसकी पावर 7 आ गई है और हम जानते हैं यहाँ पर हमें पावर ऑफ द पावर रूल 3 इंटू 7 पावर दे देगा, यानी 1/3 टू द पावर 21। ये हमारा आंसर होगा। जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 दी हुई है। बेस अगर हम देखें तो फिर से सेम है, तो सेम बेस रूल डिवीजन में हमें यहाँ पर पावर्स को माइनस करने को कहता है। तो हम 1/2 माइनस 1/4 करेंगे। आप एलसीएम लेंगे तो 4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 - 1, यानी 11 की पावर 1/4 जो है ये आ जाएगा। यही हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है। फोर्थ पार्ट, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 को हमें मल्टीप्लाई करना है और हम क्लियरली देख रहे हैं कि दोनों की सेम पावर है। सेम पावर है तो सेम पावर रूल लग जाएगा, यानी 7 और 8 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी कंबाइंड पावर 1/2 हो जाएगी। तो हमारे पास 56 पावर 1/2 आ गई।
इसको आप ऐसे लिखना चाहें आपकी मर्जी है, अगर आप स्क्वायर रूट 56 ऐसे लिखना चाहें तो ये आपकी मर्जी रहेगी। और इसी के साथ में हमारा वन शॉट ट्यूटोरियल पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर इन वन गो। आई जस्ट होप कि जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स थे, जितने क्वेश्चंस थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, वो सारे के सारे आपको क्लियर होंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अभी इतना क्लियर नहीं हुआ जितना मुझे हो जाना चाहिए था, और ज्यादा क्वेश्चंस मुझे चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया है, आप चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासेस लेकर मैं आपके पास और आता रहूं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस क्लास के लिए हस्ता ला विस्ता, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।